कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल आपके वर्मा जी पे। काफ़ी टाइम के बाद आप मेरे आवाज़ को सुन रहे होइएगा, मुझे आप देख रहे होइएगा क्योंकि बीच में आपके एग्ज़ाम का डेट क्लियर ही नहीं था और आपकी अनगिनत क्लास चली, आप लोगों ने बहुत सारा तैयारी भी किया। उसके अनुरूप आप लोगों के मन में एक परेशानी थी, पता नहीं एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो अब आपके एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, 5 जून से आपका एग्ज़ाम है। आज आपका हो गया 21 मई, तो आपके पास में अभी से लेकर 5 जून के बीच में जो भी आपके पास में समय है 15 दिनों का, उस समय में आपको बस अब क्या करना है, रिवीजन करना है। तो आपके रिवीजन के लिए एक छोटा-सा हम लोगों का पहल है आपके वर्मा जी का, चाहे मैं हूँ, चाहे अक्षय सर हों, चाहे आपके एके सर हों, चाहे आपके नितेश सर हों, वो अपना अब एक मॉक टेस्ट होगा जो भी आपने पढ़ा है, अब तक जितने भी आपने पढ़ाई को किया है, क्या वो पढ़ाई आपको याद है कि नहीं है, उस चीज़ को आपको एनालाइज़ करना है। ये क्लास अभी आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख रहे होइएगा और आपकी लाइव क्लास भी मैं स्टार्ट करवाता हूँ। मैं बोलता हूँ अक्षय सर को दिन में 12:30 बजे आपकी मैं लाइव क्लास भी कराता हूँ। एक्चुअली है क्या कि आपके इस मित्र के साथ में आपके डीलेड वाले, एंट्रेंस वाले, सीटेड वाले, बीपीएससी वाले, पर्सनल क्लास, कॉम्बो क्लास, बेसिक मैथ क्लास, तो विभिन्न प्रकार की क्लासेस चलती रहती जिस कारण से मैं आपको कम समय दे पाता हूँ। पर आप चिंता ना करें, जैसे ही आपका एग्जाम समाप्त होगा, आप लोग चाहे सरकारी कॉलेज में जाएं, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में जाएं, जहां भी आप जाइएगा, उसके बाद से आपका और मेरा सफर कंटिन्यू बना रह जाएगा। फिर आपको बस मैं आपको दिखूंगा। तो आपको चिंता नहीं करना है, बस आराम से पहले अपने डिलेट एंट्रेंस को निकालिए। तो आपने जितना भी अब तक पढ़ाई किया है, उस पढ़ाई के आधार पे अब आपको कितना याद है उसको रिकॉल करने का ज्यादा समय है। अब आपको नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जितना भी पढ़ाई कर रखा है उसको कैसे रिकॉल करना है, क्या आपके माइंड में है कि नहीं, उसी का नाम होता है मॉक टेस्ट। तो आइए इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आपका जहां विश्वास हो, आपकी जहां आस्था हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर ले कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि जब भी अपना एग्जाम हो तो हम सभी लोगों का एक बेहतर परिणाम निकल कर आए और हम सभी लोग, कम से कम जितने भी लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, सभी लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिले, यही मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में 120 प्रश्न रहेगा। उसके लिए आपको 150 मिनट का समय मिलेगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। तो ध्यान से आपको बस बनाना है, चीज़ों को बस आपको ऑब्जर्व करना है और जितना ज़्यादा आप लोग अपने इस मित्र के इस वीडियो को, अपने इस चैनल को आप जितना शेयर कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपके क्लासेस की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी और बहुत जल्द आपका एक मॉक टेस्ट ऐसा होगा जहां पे मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट लेकर भी आऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आपके स्क्रीन पे प्रश्न है। मैं आपका टाइमर लगा देता हूं ताकि आप लोग अपने टाइमर के अनुसार बना सकें। मैं बस प्रश्न बताऊंगा, उसका आंसर बताऊंगा, आप लोग बनाते चलिएगा। मैं यहाँ पे टाइमर लगा देता हूं ताकि आप लोग 1 मिनट के अंदर बनाने की कोशिश करें। समय बहुत रहेगा, चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न में कह रहा है कि देवालय में कौन सी संधि है। यहाँ पे संधि छूट गया है, ठीक है। देवालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, बुद्धि संधि या यन संधि? समय के अनुसार आपको आंसर देना है। जल्दी सोचिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देवालय में कौन सी संधि है? ऐसे प्रश्नों में आपको ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल सोचिए और बनाइए। जितना भी आपका मॉक टेस्ट होगा, अगर आप कहिएगा उसका सॉल्यूशन, तो वो भी मैं आपका करवा दूंगा। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि है। आपके टाइमर को हम लोग समाप्त करते हैं। रुकिए, एक हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न होंगे, आपके सभी विषय के प्रश्न होंगे, तो हम लोग यहाँ पे ना लगभग 20 मिनट का समय सेट करते हैं। 10 मिनट मैं कम ही लेकर चल रहा हूँ। 20 मिनट का हम लोग टाइम सेट करते हैं और इस 20 मिनट के अंदर में हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 के 30 प्रश्न को मैं बनाऊं और आप लोग उसका आंसर देते चलिएगा। आइए, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे। सोचिए, समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए। राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं गोपाल दास व्यास, सुमित्रानंद पंत, जयप्रकाश प्रसाद या फिर आपके मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। सोचिए, समझिए। आपके हिंदी में भी आपके कुछ जनरल नॉलेज वाले प्रश्न होते हैं, तो आपको सोचना है, समझना है और आपको आंसर देने की कोशिश करना है। तो राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं गोपाल दास व्यास, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर आपके मैथिली शरण गुप्त। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बस आप प्रश्न देखिए, एनालाइज कीजिए कि आज के इस 30 में आपका कितना स्कोर आया है और अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट कीजिएगा और आप कहिए कि नहीं मुझे सॉल्यूशन भी चाहिए, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी करवा दूंगा।
तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कारक है। देखिए ऊपर में आपके संधि के प्रश्न थे, फिर आपका एक जनरल क्वेश्चन आ गया, फिर आपका कारक से प्रश्न है। संपादान कारक है, करण कारक है, अधिकरण है या कर्ता है। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में क्या कारक है? सोचिए समझिए, आंसर दीजिए। अगर आपको दिक्कत हो, मैं अगर आपसे फास्ट आंसर दे रहा हूं तो आप क्या कीजिएगा, अपने वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर बनाइएगा। ऑप्शन नंबर सी अधिकरण होगा इसका आंसर। कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे, आपका मॉक टेस्ट है, इसीलिए मैं इसका सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, सीधा मैं आपको प्रश्न और आंसर बता रहा हूं। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है, बताइए विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या अवयव है? राम धीरे धीरे पढ़ता है, धीरे धीरे क्या कर रहा है? किसी चीज की विशेषता बता रहा है। किस चीज का विशेषता बता रहा है? जरा सोचिए समझिए और आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है, क्या है? तो वह है आपका क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन में, कहिएगा तो मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। पवन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि या अयादी संधि? सोचिए समझिए बताइए, पवन में कौन सी संधि है? पवन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यन संधि है या अयादी संधि है? ये संधि वाले प्रश्न आपको देखते ही बनने चाहिए। आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो जहां भी मन है वहां टिक लगा के आपको आगे बढ़ना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यन संधि है। ये था आपके हिंदी के 5 प्रश्न। अब आपके यहां से शुरू होते हैं गणित के प्रश्न। बनाइए, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p क्या होगा? यदि p एक अभाज्य संख्या, अगर आपको पता हो कि अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक अपना एक और दूसरा वह संख्या स्वयं, उस प्रकार के संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यदि p एक अभाज्य संख्या हो तो रूट p क्या होगा? हमेशा प्राकृतिक होगा, हमेशा पूर्णांक होगा, हमेशा अपरिमेय होगा या हमेशा परिमेय होगा? सोचिए बताइए क्या होगा? नॉर्मल, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा अपरिमेय होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे, 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या है। 2 और 3 ये आपने पढ़ा होगा, अपने कक्षा 10 में आप पढ़े होइएगा। कक्षा 10 में आपको पढ़ना था, आपके शुरुआती चैप्टर के अंदर में ही है। 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या है 25, 5.1/2, 2/3 या 3/2। एकदम समय लीजिए। गणित में आपके जितने भी प्रश्न रहेंगे, 25 प्रश्न रहेंगे आपके गणित में, 25 प्रश्न में पूरा समय लीजिएगा, बनाइएगा, क्योंकि आपके पास में समय का अभाव नहीं रहेगा। 150 मिनट मिलेंगे आपको बनाने के लिए, 30 मिनट आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा। 120 प्रश्न है तो समय का अभाव नहीं रहेगा। एकदम प्रेम से बनाइएगा, सोच समझ के बनाइएगा। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25। जिनका बना बहुत अच्छा, जिनसे नहीं बना उनके लिए भी अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे, भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा? बताइए, भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। ये जितने भी आप गणित के प्रश्नों को देखिएगा, मैं 5 प्रश्न लेकर आया हूं। फिर भी अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझसे यह प्रश्न सब नहीं बन पाया, जो भी लोग अभी इस मॉक टेस्ट को दे रहे हैं उनको अगर ऐसा एनालाइज हो कि मुझसे नहीं बन पाया, बताइएगा, मैं सारा सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। मैं हूं, अक्षय सर है, दोनों लोगों का क्वेश्चन अलग अलग रहेगा। बस आपको तैयारी करना है, 15 दिन जी जान लगा के अपना पढ़ाई कीजिए। कोशिश रहेगा कि मैं अक्षय सर को बोलूं कि आपका कंटिन्यू क्लास हो जाए, और मैं भी आपका बीच बीच में आते रहूंगा, आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करवाते रहूंगा। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा, कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं गौरव सॉल्यूशन भी चाहिए। आइए, तो भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, तो भागफल 16 हो तो भाज्य क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6480। करेक्ट आंसर जिनका भी 6480 आया है बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे, ये सारे प्रश्न आपके अक्षय सर आपको करवाए भी हैं। पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/3 है। यदि पिता की वर्तमान आयु 100 हो तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु का गणितीय रूप क्या होगा, अर्थात क्या होगा? बताइए। ये आपके बीज गणित का इक्वेशन आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/3 है। यदि पिता की वर्तमान आयु x
हो तो 10 वर्ष के बाद पुत्र की आयु का गणितीय रूप क्या होगा? x/3 + 10, x + 10/3, x + 10 या x/3 - 10। ऐसे प्रश्न आपके अक्षय सर आपको करवाए हैं या नहीं करवाए हो तो आप ही बताइएगा। तो जल्दी से बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, x/3 + 10। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आया है बिल्कुल सही आंसर आया है। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे। जिनको भी लगे कि थोड़ा सा भी मेरा स्पीड फास्ट है तो कृपया वीडियो को पॉज करके बनाइएगा। बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? -1, 1/4, 3/4 या 0? सोचिए, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा होगा बहुपद को, रेखीय समीकरण को आपने पढ़ा होगा, वहां पे आपने इस चीज को पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो बताएं। बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/4। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ। यह है आपका सोशल साइंस। इसका आंसर बताएं। प्रश्न है आपका, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? अब इसमें आप बस ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? देवनागरी है, ब्राह्मी है, गुरुमुखी है या हायरोग्लिफ्स है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्राह्मी। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, आपके 150 क्वेश्चन में मैंने करवाया है, शायद आपको याद होगा या फिर आप भूल गए होइएगा, तो अभी रिकॉल कर लीजिएगा। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? बनवाली, नागेश्वर कब्रिस्तान, लोथल या कोट दीजी? बताइए किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, बनवाली। कहिएगा, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, बस आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, दोस्तों को जोड़िए, तब जाइए देखिए कैसे आपका मैं मॉक टेस्ट, पूरा लाइव मॉक टेस्ट करवाएंगे हम लोग। 120 प्रश्नों का करवाएंगे, जहां पे आप बैठ के आराम से पूरा 120 क्वेश्चन को बनाइएगा, जहां से आपका असली स्कोर पता चलेगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन, चेम्सफोर्ड, कर्जन या इनमें से कोई नहीं? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में आपको संदेह हो, आपको लगे कि नहीं इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा, तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, धर्मपाल या देवपाल? सोचिए, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी और उसको बर्बाद भी किसने कर दिया? यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे है, बनाइए। प्रश्न संख्या 5, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? बी.आर. शिंदे, महात्मा गांधी, बी.आर. अंबेडकर या ज्योतिबा फुले? अक्सर लोग इसका आंसर बी.आर. अंबेडकर देते हैं, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। इस प्रकार से आपके सोशल साइंस भी यहाँ पे होते हैं समाप्त। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं साइंस की तरफ। साइंस का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदला हुआ क्या कहलाता है? जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। जल्दी से रिप्लाई करें, क्या होगा इसका आंसर। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है, क्या कहलाएगा आपका? समय स्थानिक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पता नहीं अब तक आपका कितना सही हुआ है, अपने स्कोर को भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने या फ्लेमिंग ने? विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने? बताइए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फैराडे ने, ऑप्शन नंबर ए। जनरल साइंस का आपका क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। 20 प्रश्न रहेंगे आपको जनरल साइंस से और 20 प्रश्न रहेंगे आपके सोशल साइंस से, तो आपको ध्यान से बनाना है। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, सामान्य रहेगी, शून्य होगी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जब भी जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? घटेगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सारा का सारा आंसर क्या आ रहा है अपना? ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे,
ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रोफियर में, एक्सोफियर में, आयनस्फीयर में या ट्रोपोस्फियर में? बताइए। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका भी? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 5। बस यहाँ पे आपको रिकॉल करना है कि आपको पुरानी बातें कितना याद है, इसलिए मैं इसका किसी भी चीज का एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है टीबी, मधुमेह, एनीमिया या उच्च रक्तचाप। ये आंसर तो आप सभी लोगों को पता होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आइए हम लोग चलते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश भी आप लोग पढ़े ही हैं, जिनका उर्दू होगा शायद उनको इंग्लिश नहीं पढ़ना होगा। देखिए, तो फाइंड एन एरर इन द सेंटेंस, नहीं शायद उर्दू वाले को भी पढ़ना ही है, कन्फर्म मैं भी भूल गया हूं, ठीक है। तो फाइंड एन एरर इन द सेंटेंस, द गवर्नमेंट सिम्स टू हैव नो इंटरेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन। यहाँ पे क्या एरर है? जल्दी से रिप्लाई करिए। जो पूरे सेंटेंस को आप देख रहे हैं, इस पूरे सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। तो कहां पे एरर है सो बताएं, कहां पे एरर है सो बताएं। Find an error in the sentence. The government seems to have no interest for the welfare of the common man या no error। Correct answer इसका क्या हो जाएगा? To have no interest for। प्रश्न संख्या 2। Select the most appropriate option to fill in the blanks। बताइए। It is quite tough to which a candidate will win the presidential election। बताइए। Pretend, elect, predicate या argue। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रिडिक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब इंग्लिश का आपका क्या हाल चाल है मुझे तो नहीं पता है, मेरा खुद ही इंग्लिश बहुत वीक है, ठीक, पर आपको पढ़ना है। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डोमिनेट, डिजीज, डिमिनिश या डिपेंडेंट। बताइए। आपको करेक्ट बताना है इसमें से कौन सा सही है आपका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, डिपेंडेंट। अभी तक कितना सही हुआ आप लोगों का? मैं भूल जा रहा हूं कि ये रिकॉर्डिंग क्लास चल रहा है। आइए, अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आई टोल्ड द टेलर टू मेड ए न्यू ड्रेस फॉर मी। इसमें क्या एरर है? क्या इसमें एरर है? तो बिल्कुल एरर है। कहां पे है? तो टू मेड ए न्यू, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे। द एंट्री गेट्स वेयर क्लोज्ड, वी कुड इंटर इन, टिल, आफ्टर, बिफोर या अनटिल। बताइए क्या आंसर होगा इसका। द एंट्री गेट्स वेयर क्लोज्ड, वी कुड इंटर इन, अर्थात अपना गेट जब बंद हो उससे पहले, पहले की बात हो रही है, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? बिफोर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए, इस प्रकार से हम लोगों ने अपने 4 सेक्शन को देख लिया। अब आपका अगला क्या है? तो रीजनिंग है। निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। ईगल, अर्थ, ईगर, अर्ली और इच। सोचिए, समझिए और बताइए। अपने कॉपी पे बनाइए और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आज का ये आपका मॉक टेस्ट था जहां पे आपके 30 प्रश्न थे। मैं आपको बस क्वेश्चन दिखाया, उसका आंसर बताया। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो, आपको लगे कि नहीं मुझसे ये सारे प्रश्न नहीं बन पा रहे, इसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 5 3 1 4 2। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे। श्रेणी में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। ए बी सी, एफ जी एच, एल एम एन। मैंने सारे प्रश्न आपको मैं भी करवाया हूँ रीजनिंग के अंतर्गत में, आपके अक्षय सर भी करवा रहे हैं। बताइए, श्रेणी में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग अपने वीडियो को पॉज करके बिल्कुल बनाइएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, STU। आप सभी एक जगह कनेक्टेड नहीं है, वरना मैं इस PDF को ही आपके साथ में शेयर करता और वहां से आप लोग प्रैक्टिस करते, फिर आपको रिकॉर्डिंग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पे क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। बताइए। हम लोग जब पढ़े थे उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था समरूपता। समरूपता में आपका यह टॉपिक पढ़ना था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, बना लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पॉज करके बनाते रहिए, मेरे आंसर से आपका आंसर
मैच हो जाए, इसका अर्थ है कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे नंबर सीरीज से, श्रृंखला पद्धति से है, 3, 15, 35, 63। तो अगला नंबर अपना क्या होगा? 3, 15, 35, 63। तो अगला नंबर अपना क्या होगा बताइए। और पॉज कीजिए, बनाइए, सोचिए। ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट। और ये रहा आपका आज का अंतिम प्रश्न। वह संख्या बताएं जो सामान्य गुण न होने के कारण उक्त समूह से संबंधित नहीं है। 169, 289, 361, 442, 484, 729। आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्यूब चल रहा है, और करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 442। तो ये थे आपके पूरे मॉक टेस्ट के 30 प्रश्न, जो कि आपके सारे सब्जेक्ट से थे। 6 सब्जेक्ट का मिलाकर आपका 30 प्रश्न था। तो कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट कीजिएगा कि 30 में आपका कितना स्कोर आया। अगर आपको मन होगा कि नहीं गौरव इसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए, तो बताइएगा, मैं फिर इसका सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। फिर सॉल्यूशन का वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। समय मिलेगा तो मैं लाइव करवा दूंगा। पर बहुत जल्द आपका एक कंप्लीट मॉक टेस्ट होगा, मैं शेड्यूल बनाकर शेयर कर देता हूं। बस आप लोग अपने दोस्तों में, मित्रों में, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग कनेक्ट हो पाए। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में।